हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में हम 31 अगस्त का न्यूज़ पेपर डिस्कशन कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के बारे में। देखो, सबसे पहले अभी तक तो हमारे पास यानी कि इंडिया के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन था जिसका नाम था INS अरिहंत। रिसेंटली इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को अभी रिसेंटली कमीशन किया है जिसका नाम है INS अरिहंत। जस्ट रिमेंबर, इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ दो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत और INS अरिघात। उससे पहले समझते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होता है। देखो, उस चीज़ के लिए आपको समझना होगा एक वर्ड जिसका मतलब है न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो न्यूक्लियर ट्रायड एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर ट्राई वर्ड का मतलब है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। मतलब कि इंडिया जो है न्यूक्लियर केपेबल है आर्मी के थ्रू, यानी कि आर्मी की किसी भी इक्विपमेंट के थ्रू भी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल को अटैक कर सकता है, एयरफोर्स के थ्रू भी, और अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी आ गई हमारे पास, यानी कि हम नेवी से भी न्यूक्लियर पावर अटैक कर सकते हैं किसी के ऊपर। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड होना। मतलब हमारे पास न्यूक्लियर पावर को अटैक करने की क्षमता है तीनों ही फील्ड्स में, आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। नाउ रिसेंटली जो हमने INS अरिघात किया है ये इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। मतलब नेवी के पास जो सबमरीन होता है उसका दूसरा ऐसा नमूना है हमारे पास जो कि हम अब न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल अटैक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर शिप से। ठीक है, पहला था अरिहंत, दूसरा है INS अरिघात। INS का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, जो हमने सी मतलब समुद्र के अंदर जो जितने भी शिप्स वगैरह रहते हैं, अब हमारे पास दो ऐसे शिप्स हैं जिसके थ्रू हम न्यूक्लियर डेटरेंट को लागू कर सकते हैं। न्यूक्लियर डेटरेंट का मतलब क्या होता है? देखो, न्यूक्लियर डेटरेंट का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके पास न्यूक्लियर क्षमता है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। नो, ये चीज़ देख करके सामने वाली कंट्री आप पे कभी भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगी। मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कभी इंडिया पे अटैक नहीं करेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज उसको पता है कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, तो इंडिया भी वापस में रिटेलिएट कर सकता है, वापस इंडिया भी अटैक कर सकता है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंट होना, मतलब सामने वाले को थोड़ा सा डरा कर रखना। नाउ जो सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट होता है ना, देखो हमारे पास, हम जैसा हमने देखा, लैंड बेस्ड भी होता है, एयर बेस्ड भी होता है और सी बेस्ड भी होता है। हमारे पास तीनों प्रेजेंट है इंडिया के पास। तो जो सी बेस्ड होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज कोई भी दूसरी कंट्री जो एनिमी हो वो आपके लैंड बेस्ड न्यूक्लियर पे हमला कर सकती है, एयर बेस्ड पे हमला कर सकती है, बट सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट पे हमला नहीं कर सकती है, बिकॉज सबमरीन्स का पोजीशन हमेशा चेंज होता रहता है। प्लस जो सबमरीन्स होती है ना, वो हमेशा एक स्टेल्थ मोड में होती है। स्टेल्थ मोड का मतलब है हमेशा छुपी हुई होती है, तो एनिमी को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर इनके सबमरीन्स हैं। तो लैंड और एयर पर तो अटैक आसानी से हो सकता है, बट सी पर अटैक आसानी से नहीं हो सकता। इसीलिए जो सी बेस्ड न्यूक्लियर अटैक होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। इसके अलावा जो सी बेस्ड अटैक होता है, इस पर्टिकुलर जैसे जो शिप्स वगैरह होती हैं उसके अंदर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा हम न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स का मतलब है बेसिक मिसाइल्स, जैसे हम जो बेसिक अटैक करते हैं, कन्वेंशनल अटैक्स करते हैं, उसको हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। और जब हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल कहते हैं। जैसा हमने देखा कि इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके तहत इंडिया ने बोला है कि हम फर्स्ट यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। हम कभी भी अपने न्यूक्लियर का पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहला इस्तेमाल सामने वाली कंट्री करेगी तो उसको हम रिप्लाई करेंगे, तो उसको बोलते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो क्या भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है? सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो क्या इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि इंडिया उसको वापस रिप्लाई कर सके, इंडिया फिर से एक बार अटैक कर सके? द आंसर इज येस। हमारे पास आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी, तीनों ही जगहों पर ये पर्टिकुलर चीज़ प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर ट्रायड। जैसा मैंने आपको बताया, भारत का नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है। इसका मतलब है कि हम कभी भी किसी दूसरी कंट्री के ऊपर पहला हमला नहीं करेंगे न्यूक्लियर से। हम हमेशा एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखना चाहते हैं कि अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमला सामने से दे सकते हैं, जिससे कि हम सामने वाले का पूरा न्यूक्लियर जो वो है, ट्रायड है, उसको हम डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके अलावा भारत ने इसको खुद से बनाया है, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। ये शो करता है कि इंडिया का खुद का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें कैपेबिलिटीज़ जो है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाने वाली चीज़ें हैं, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, ये सब चीज़ें हम खुद बना रहे हैं अभी। इसके अलावा हमारा एक्सपर्टीज़ और एम्प्लॉयमेंट भी ये शो करता है। हम देखो, रोबोटिक इंडस्ट्रियल बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो हमें आज न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने के लिए कैपेबल कर रहा है, राइट। हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इसके कारण बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो हुई हैं, बहुत सारा नॉलेज बेस इंक्रीज हुआ है इंडिया के डिफेंस सेक्टर का, राइट। तो इसी तरीके से इंडिया बेसिकली ओवरऑल ग्रो कर रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दो टाइप की न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं। एक का नाम होता है SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, और दूसरे का नाम होता है SSBN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन।
तो जो नॉर्मल अटैक सबमरीन होती है उसमें कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं, नॉर्मल रॉकेट लॉन्चर्स, गन्स, ये सब चीज़ें होती हैं जिससे कि बेसिक अटैक्स हो सकती हैं। एंटी शिप अटैक कर सकते हैं हम, एंटी सबमरीन अटैक्स कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू, SSN के थ्रू हम कभी भी न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकते। इसमें हम कन्वेंशनल वेपन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बारूद, गोला बारूद होता है, राइट। सेकंड होता है SSBN जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इस पर्टिकुलर चीज़ में हम यहाँ पर न्यूक्लियर को कैरी कर सकते हैं और न्यूक्लियर अटैक भी साथ में कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही स्टेल्थ होता है, मतलब छुपकर अटैक करता है, और ये बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है। जैसा हमने देखा कि नेवी जो है उसको सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है अमंग आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा INS अरिहंत भी और जो INS अरिघात है, ये दोनों ही SSBN का पार्ट है। क्यों? बिकॉज ये न्यूक्लियर को कैरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इनको कन्वेंशनल वेपन को ही कैरी करना पड़े, रादर ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड न्यूज़, जहाँ पर हमारे एक नासा का मिशन हुआ है जिसने ये पाया है कि अर्थ के आसपास में एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लेयर है। समझते हैं। देखो, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के लेयर को एम्बीपोलर बोला जाता है। क्यों? बिकॉज अगर आप देखो तो लेट्स से कि एक मैग्नेट है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो आप देखोगे कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक जगह से ओरिजिनेट होता है और सेकंड जगह पे एंड होता है, इस तरीके से, राइट। नाउ यानी कि ये दोनों ही डायरेक्शंस में काम करता है। एक तरफ डायरेक्शन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी की तरफ से नीचे जाता है, और वहीं दूसरी तरफ सेकंड जो फेज होता है, जैसे देखो ये है, तो एक तरफ से नीचे जा रहा है, बट वहीं दूसरी तरफ ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, वो एग्जैक्टली किस तरीके से जाता है? तो वो जाता है वीक इलेक्ट्रिक करंट के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारा वीक इलेक्ट्रिक करंट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं होगा तो कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगी। अगर हमें किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ भेजना है, हाईली लिफ्ट करना है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें वीक इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है, बिकॉज वीक इलेक्ट्रिक करंट ही किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जाता है। इनिशियली 60 साल पहले ऐसा माना गया था। कुछ साइंटिस्ट थे जो कि अर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के आसपास में फ्लाइट में कुछ चेक कर रहे थे। उन्होंने ये पाया कि अर्थ के अंदर से कुछ पार्टिकल्स है जो कि निकल रहे हैं और स्पेस की तरफ जा रहे हैं। यही चीज़ धीरे धीरे जब एडवांसमेंट हुई तो मालूम चला कि ये चीज़ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अर्थ के आसपास से निकल रही है। नासा ने एक एंडोरेंस मिशन भेजा जिसने इस पर्टिकुलर एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक किया और पाया कि ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर तक हम इस पर्टिकुलर फील्ड को देख पा रहे हैं। अर्थ के 250 किलोमीटर्स अबव तक हम इस पर्टिकुलर चीज़ को देख पा रहे हैं। ये पहला एविडेंस था जो कि इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहा था। जो हाइपोथेसिस हमने 60 साल पहले लिया था, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने वाला ये पहला यहाँ पर ये बन गया, मिशन बन गया, एंडोरेंस मिशन, ठीक है। नाउ इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारा फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे है इस पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो देखो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा बनती है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज आयंस के मिलने के कारण, है ना। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव जब भी मिलेंगे तभी जाकर एक पर्टिकुलर सर्कुलेशन स्टार्ट होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने के लिए दो चीज़ें जरूरी है, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस वगैरह होते हैं। इससे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स वगैरह है उसके मूवमेंट को हम प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर हम बेसिकली वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना स्टार्ट कर दें, हम समझ जाए किस तरीके से वो मूव कर रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि पार्टिकल्स का नेक्स्ट मूवमेंट किस तरफ होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। हम देखते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली अर्थ के एटमॉस्फेयर को इवॉल्व करने में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो आयंस वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन भी और मूवमेंट भी, ये दोनों ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे अर्थ के आसपास में मूव करती है, वैसे वैसे आयंस वगैरह भी मूव करते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी चेंज करता है। हमारा एटमॉस्फेयर किस तरीके से काम कर रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल्स, थंडरस्टॉर्म्स, ये सब के सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो इस पर्टिकुलर डिस्कवरी की मेन इंप्लीकेशंस का क्या है? ऑब्वियसली सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट बहुत आगे बढ़ जाएगी, राइट। हमें एक न्यू डायमेंशन मिल गया हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझने के लिए, कुछ न्यू एवेन्यूज़ फॉर रिसर्च समझ आ गया, किस तरीके से सिमिलर फील्ड ऑपरेट करती है, किस तरीके से, क्या बाकी प्लैनेट्स पर भी ऐसा कोई वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हमारे मून पर भी ऐसा कोई वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट हमारे अर्थ के ऊपर आता है, क्या सन के ऊपर भी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट हमारे अर्थ के ऊपर है, राइट। इन सब चीज़ों के लिए एक न्यू रिसर्च एरियाज खुल गए यहाँ पर। सेकेंड, एटमॉस्फेरिक साइंस। हम जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक मॉडल है उसमें अभी भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, राइट। तो ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर चीज़ को रिफाइन करने में हेल्प करेगा, उस चीज़ को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। और ऑब्वियसली हमारे प्लैनेट के लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेयर को समझने के लिए, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्कवरी हुआ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी साबित हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है।
नेक्स्ट न्यूज़ बात करते हैं विस्तारा और एयर इंडिया के मर्जर की। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए सो दैट यू अंडरस्टैंड किस तरीके से इकोनॉमीज वर्क करती है। नाउ एयर इंडिया जो है विस्तारा को उसने पूरी तरीके से खरीद लिया है और 11 नवंबर को विस्तारा एयरलाइंस ऑपरेट करना बंद कर देगा और वो पूरी तरीके से एयर इंडिया में मर्ज कर जाएगा। नाउ ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो विस्तारा है वो कुछ दिनों तक अलग से काम करता रहेगा सो दैट किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो जितने भी पैसेंजर्स हैं जितने भी कस्टमर्स हैं इन सबको, लेकिन धीरे धीरे उनका इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। राइट, जो विस्तारा है वो हम अपने प्रीमियम सर्विस के लिए जाना जाता है और एयर इंडिया अपने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सर्विस के लिए जाना जाता है। सो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ऑब्वियसली एक अच्छा फ्लाइट सर्विस बनने की उम्मीदें हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने ये भी उम्मीद की है, ये भी कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि इंडिया में जो एयरलाइन बिजनेस है उसको कंसोलिडेट कर पाए, उसकी कंसोलिडेट करने के लिए जो एंटायर स्ट्रेटजी है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तहत एयर इंडिया ब्रांड को बढ़ाने के लिए उन्होंने विस्तारा को पूरी तरीके से खरीद लिया है। जस्ट रिमेंबर, एयर इंडिया ने विस्तारा को खरीदा है और 11 नवंबर विल बी द लास्ट डे जिस दिन विस्तारा पूरी तरीके से एयर इंडिया में मर्ज हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहां बात करते हैं पॉलिटिक्स में यूथ का अंडर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया एक यंग नेशन माना जाता है बिकॉज इंडिया एक डेमोग्राफिक डिविडेंड से बेसिकली आगे बढ़ रहा है और इंडिया को बेसिकली 75 ईयर्स ही हुए हैं सिर्फ अभी तक इंडिपेंडेंट हुए। तो अगर हम लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में देखें, वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रॉपर्ली एनालाइज करें तो इंडिया एक कंपैरेटिवली यंगर नेशन है, लेकिन इसके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं। मेजॉरिटी जो लीडरशिप रोल्स हैं वो 50 साल से ज़्यादा के लोगों को ही देखा जाता है। अगर आप आंख बंद करके एक सिंपल पॉलिटिशियन के बारे में सोचेंगे तो आपके माइंड में जो पहला फिगर आएगा दैट विल बी ऑफ अ ओल्ड पीपल, दैट विल बी ऑफ अ ओल्ड पर्सन, राइट। सो ये शो करता है कि हमारी जो बेसिकली कंट्री का ये पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर आप अभी राइट नाउ हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका एवरेज एज देखें तो वो 58 है। 2014 से पहले जो यूपीए गवर्नमेंट थी उनका जो एवरेज एज था वो 62 था। तो ये शो करता है कि ये पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी राइट नाउ एनडीए की गवर्नमेंट है इसलिए उन्होंने ओल्ड लोगों को चूज़ किया है, रादर इससे पहले यूपीए का जो देखा उसमें तो इससे भी ज़्यादा था एवरेज एज, राइट। ये शो करता है कि हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं ना कहीं सच में ओल्ड एज की तरफ जा रहा है और जो हमारी पॉलिसीज़ है, पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं, स्ट्रक्चरिंग है, ब्यूरोक्रेसी है, वो सब भी कहीं ना कहीं ओल्डर होती जा रही है। अभी राइट नाउ जितने भी एमपीज़ हैं उसमें से सिर्फ 11% एमपीज़ ऐसे हैं जो कि 40 साल से कम हैं और अगर हम 30 से कम वालों को देखें तो सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं, सिर्फ 3% एमपीज़ ऐसे हैं जिनकी एज 30 साल से कम है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी पॉपुलेशन वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस में से एक है, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम पॉलिटिक्स में यूथ को प्रॉपर चांसेस नहीं दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो नेपोटिज्म और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ने यहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। इंडिया के अंदर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक बहुत मेजर इशू है जहाँ पर लीडरशिप रोल्स जो है वो इनहेरिट होती है, मतलब फैमिली टू फैमिली पास ऑन हो जाती है, वो अर्न नहीं की जाती है। लीडरशिप रोल्स शुड बी अर्नड एंड इट शुड नॉट बी इनहेरिटेड। अगर वो बेसिकली मेरिट के थ्रू अर्न होंगी, कॉम्पिटेंस के थ्रू अर्न होंगी तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एक ग्रैटिट्यूड होगा, देयर विल बी एम्पैथी, देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ सॉलिडारिटी फॉर द पुअर पीपल। लेकिन बिकॉज ये चीज़ इनहेरिटेड हो रही है, बिकॉज ये इनहेरिट हो रही है तो ऑब्वियसली जो लोग हैं, जो लीडरशिप है वो एक्चुअली करेक्ट नहीं कर पाती है इन लोगों के प्रॉब्लम्स के साथ में, बिकॉज उन्होंने खुद कभी वो प्रॉब्लम्स देखे नहीं है, राइट। एंड दिस इज द प्रॉब्लम और ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू भी है जिसके कारण जो यूथ है उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है अपने आप को आगे लेकर आने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। नाउ इसके अलावा एक पॉलिटिकल स्टैग्नेशन का फेज भी दिखा जा रहा है जहाँ पर हमने देखा कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट होने के कारण जो इंडिया में फ्रेश टैलेंट है, मतलब जो इंडिया में यूथ है वो डिस्करेज हो जा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम आगे बढ़कर जाएंगे भी, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे भी तो कहीं ना कहीं हम हार जाएंगे, हम विल नॉट बी एबल टू विन द इलेक्शंस। रीज़न डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। देयर आर सम पीपल जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में, उनकी पूरी की पूरी फैमिली ही इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर है, सो ऑब्वियसली उनको डिफीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। अगर आप ग्लोबली देखें तो कनाडा, फ्रांस, इन सब के अगर आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देखिए तो वो यंग लीडर्स हैं। कनाडा की जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के हैं इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है। ये शो करता है कि जो ग्लोबल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं यूथ की तरफ जा रही है, यंग की तरफ जा रही है। नॉट एवरी कंट्री chooses a old leadership, but countries like India, USA, they are still dependent on old age population for their policy framework, policy making, right? तो इस चीज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मिलता है क्लाइमेट एक्टिविस्ट के रूप में। क्लाइमेट एक्टिविस्ट में मेजॉरिटी जो एक्टिविस्ट हैं वो यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट होते हैं जो कि कंपैरेटिवली यंगर एज के हैं। वो शो करता है कि उनके पास लीडरशिप रोल है, उनके पास पोटेंशियल है, वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं लॉन्गर टर्म के लिए, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज़ के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ये शो करता है किस तरीके से इंडिया का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है, किस तरीके से इंडिया टेक्निकली
बेसिकली ओल्डर जो हमारा लीडरशिप है उस तरफ जा रहा है। रादर हमें ज़रूरत है यहाँ पर कंपैरेटिवली अपने पार्टी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाने की, रिफॉर्म्स लाने की, अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को चेंज करने की, और अल्टीमेटली एक यंग नेशन है तो एक यूथ लीडरशिप होनी चाहिए। दिस शुड बी अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड यूथ, बिकॉज ओल्ड ब्रिंग्स एक्सपीरियंस बट यूथ ब्रिंग्स एक्सुबरेंस, राइट। वो लेकर आता है स्किल्स को, इनोवेशंस को लेकर आता है। सो इस तरीके से दिस शुड बी अ मिक्स्ड बैग ऑफ ओल्ड एंड यंग, सो दैट इंडिया कैन एक्चुअली ग्रो इन द राइट डायरेक्शन। एंड इंडिया का जो पॉलिसी है वो प्रो यूथ एंड प्रो ओल्ड दोनों ही पॉलिसीज़ हो, ना कि ओनली सिर्फ ओल्ड माइंड के द्वारा बनाया हुआ पॉलिसी हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल्स के अंदर तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कीजिए, मैं उससे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।